हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमने इस चैप्टर का सारा टॉपिक कवर कर लिया। एक हमारा टॉपिक बचा है जो आज हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। जो टॉपिक हमारा बचा है वो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेक्निक क्या यूज़ की जाती है कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, वो ये आंसर में हमें पढ़ने मिलेगा। हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, हमने अलग अलग आंसर्स जो थे ये टॉपिक में वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो वीडियो उसके ऊपर चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल में जाकर वो सारे टॉपिक्स के वीडियो भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है कि वर्क स्टडी इम्प्लाइज ऑन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड स्टडी the objectifies, systemize and the efficiency of various operations is in an enterprise. All round this technique analyze the whole system. This technique are also used in the examination of human work in all its context and which lead systematically to the investigation of all the factors. जो भी मेरा काम कर रहा है, मेरा ह्यूमन जो वर्कर है जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके वर्क की स्टडी की जाएगी। कहीं वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, जो उससे बोला गया है वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम उसके काम की स्टडी करेंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ वो कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर उसे हम वार्न करेंगे कि आप यहाँ टाइम वेस्ट ना करिए और अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए। फिर आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक विच एनेबल्स द मास्टर मैनेजर टू असर्टेन स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब। एक कोई टाइम दिया रहेगा कि 8 घंटे में आपको फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है 8 घंटे में। तो ये वर्कर की जिम्मेदारी है कि आप 8 घंटे में 10,000 का प्रोडक्शन कंपनी को दो। उसके हिसाब से आपको वेजेस दिया जाएगा, जो भी आपकी सैलरी रहेगी वो आपको दी जाएगी। एवरी जॉब और एवरी पार्ट ऑफ इट्स स्टडी इन डिटेल। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एन एवरेज वर्कर having reasonable skill and ability. Average worker is selected and assigned the job, and then with the help of stopwatch time is ascertained for performing a particular job. अब इसमें क्या किया जाता है कि एवरेज जो वर्कर होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको दिया जाता है काम। और स्टॉप वॉच पता होगा आप लोग को, जो हमारे फ़ोन्स में भी रहता है कि हाँ काउंटिंग स्टार्ट करो और आप काम करना स्टार्ट करो। फिर आप कितना टाइम लगा रहे हो वो काम करने के लिए वो देखा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है जो मेरा वर्कर है वो कितना एफिशिएंट है और वो कितना काम कर सकता है। टेलर मेंटेन दैट फेयर डेज वर्क शुड बी डिटरमाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो फेयर डे वर्क है वो इससे ही डिटरमाइन होगा जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे उनके काम को। एवरेज वर्कर उनके काम को मैं एवरेज बेसिस पे, डेली बेसिस पे मैं क्या करूँगी, एनालाइज करती रहूँगी कि हाँ वो लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें वेजेस दिया जाएगा। अब फेयर डे वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, स्टैंडर्ड टाइम इनटू वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि कितना घंटा वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल 8 घंटे का काम है, उसको 7 आवर्स काम करना ही है। ब्रेक ये सब लेकर समझो 1 आवर का ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया या लंच ब्रेक हो गया, तो ये 1 आवर का इसमें चला गया। लेकिन जो 7 आवर्स है वो स्टैंडर्ड टाइम है। और आप अगर स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रॉपर काम कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन को उतना आउटपुट दे रहे हो तो आपको उसके हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। फिर उसमें और आता है बी, मेथड स्टडी। अब मेथड की स्टडी की जाती है कि जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं। कहीं आप गलत तरीके का इस्तेमाल करके तो काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो रॉन्ग वे में किया जाए। आपको कोई भी काम करना है वो प्रॉपर मेथड फॉलो करके ही करना है। दिस टेक्निक डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ये टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कोई भी काम करने का बेस्ट टेक्निक क्या है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। कोई भी काम करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स राइट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एवरी एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी।
The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. अब इसमें क्या होता है, मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मुझे अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ करना है मेरी क्वालिटी को और सेटिस्फेक्शन देना है मेरे कस्टमर्स को। जो मेरे कस्टमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कस्टमर हूँ और आप लोग क्या हो, प्रोडक्शन करने वाले, तो आप लोग का काम है कि मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी काम करना है वो आपको कॉस्ट को ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट कम हो और आप मुझे क्वालिटी आउटपुट दे पाओ। तो इसमें हमारे मेथड की स्टडी की जाती है। आई होप सो ये इतना पॉइंट क्लियर होगा आपको जो हमने अभी तक पढ़ा। फर्स्ट है वर्क स्टडी, फिर उसमें आता है ए टाइम स्टडी, बी मेथड स्टडी। अब आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, इन दिस स्टडी मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लिम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब आर क्लोजली ऑब्जर्व्ड। In other words, it refers to the study of movement of an operator or machine involved in a particular task. मोशन स्टडी का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया है तो आप वो जो मशीन आपको दी गई है आप उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ कितना टाइम काम कर रहे हो, वहाँ खड़े हो के आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो अपना। तो आपका एक एक मोशन देखा जाएगा कि आप कहीं टाइम वेस्ट ना करो और ऑर्गेनाइजेशन में आपके कारण कोई लॉस ना हो, इसलिए आपका मोशन स्टडी भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। The purpose of motion study is to eliminate useless motions and determine the best way of doing the job. By undertaking motion study, an attempt is made to know whether some elements of a job can be eliminated, combined, or their sequence can be changed to achieve necessary rhythm. Motion study increases the efficiency and productivity of workers by cutting down all wasteful motions. अब इसमें मैं क्या करूँगी, अगर कोई वर्कर है वो मोशन स्टडी जब मैंने किया और उसमें मुझे पता चला कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ खड़े होकर ये मशीन का काम मैंने इसे जो दिया है यहाँ खड़े होकर वो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको ये चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, उसका प्लेस चेंज कर दूँगी कि आप ये काम मत करिए, आप इसके अलावा कोई और काम कर लीजिए। तो उसका जो काम करने का जगह होगा वही मैं क्या कर दूँगी, चेंज कर दूँगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी, कि मोशन की स्टडी की जाती है कि आप कौन सा काम कौन से टाइम पे सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डी हमारा आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होता है, अ पर्सन इज बोर्न टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। इसमें क्या होता है, जो वर्कर होता है वो टायर्ड फील करने लगता है। अगर फैटिग स्टडी में क्या होता है, अगर मैं वर्कर हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और वर्किंग आवर 8 आवर्स है और उसमें मुझे एक भी बार ब्रेक नहीं मिल रहा है, ना खाने के लिए, ना वॉशरूम जाने के लिए, ना टी ब्रेक, तो इसमें क्या होगा, मेरे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, क्योंकि मुझे रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। बस वो लोग मुझसे काम कराए जा रहे हैं, मुझे रेस्ट वो लोग नहीं दे रहे, तो उससे जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी उनको कम मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर एफिशिएंसी नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है कि मैं वो काम कर पाऊँ। अगर मुझे रेस्ट देकर वो लोग काम कराएंगे तो मेरा माइंड फ्रेश होगा, मैं हैप्पीली वो काम करने के लिए रेडी रहूँगी। लेकिन अगर वही काम मुझसे ज़बरदस्ती कराया जाएगा तो वो काम मेरे से अच्छे से नहीं हो पाएगा। The rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity. अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग 8-8 घंटा कंटिन्यू तो पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बीच में हम रेस्ट लेते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करते हैं, ताकि जो हमारा स्टेमिना है वो वापस बढ़े और मैं जिस क्या बोलते हैं स्टेमिना के साथ स्टार्ट किया था मैंने, वही स्टेमिना के साथ मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है कि अगर मुझे कोई काम भी करना है तो जैसे स्टेमिना के साथ मैंने स्टार्ट किया था वही स्टेमिना के साथ मुझे उसे एंड भी करना है। This will result in increased productivity. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task. अब एग्जाम्पल क्या दिया है, a plant work takes place in 3 shifts of 8 hours each. Even in single shift, a worker has to give some rest interval for their lunch and some their small pauses from the work. अगर उसको काम में पॉज दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, तो वो काम
इफ़ेक्टिवली कर पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट दे पाएगा। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होंगे। मेथड स्टडी जिसमें हमारे मेथड की स्टडी की जाती है, मोशन स्टडी जिसमें हमारे मोशन की हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई काम हमें दिया गया है उस पर। तो फिर आता है फैटिग्यू स्टडी, मतलब हमें जो रेस्ट मिलना चाहिए हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, हमारा स्टेमिना वापस लाने के लिए, तो रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो फैटिग्यू स्टडी में आ जाता है। आई होप सो इतना क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे मशीन्स का यूज़ कर रही हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, मेरे मटेरियल्स को स्पॉइलेज ज़्यादा दे रहे हैं और उसके बदले में आउटपुट कम दे रहे हैं, तो ऐसे मशीन्स और टूल्स का मैं यूज़ नहीं करूँगी। Tailor standardized tools and coupling the cost system and several other items. Thus, effort may be provided a standardized working environment with method of production to the workers. Standardization techniques help to reduce the spoilage and wastage of the material, improve the quality of work, and thereby reduce the cost of production. This technique is also effective for improving fatigue among the वर्कर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं अच्छे टूल्स का यूज़ कर रही हूँ, अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पा रही हूँ। और अगर मेरा प्रोडक्शन और आउटपुट ज़्यादा है तो उससे मेरा सेल बढ़ेगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का मैं यूज़ करूँगी वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ऐसा कोई भी टूल्स इक्विपमेंट मैं यूज़ नहीं करूँगी जो मुझे स्पॉइलेज या वेस्टेज दे। थर्ड आता है हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग का मतलब होता है कि जो भी टास्क सेट किया जाएगा वो साइंटिफिक होना चाहिए, कि हाँ जिसका कोई मोटिव होना चाहिए कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम करेक्ट है। ऐसे नहीं कि मैं अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लूँगी, मैं बिजनेस का ध्यान रखकर कोई भी डिसीजन या कोई भी टास्क को सेट करूँगी। दिस इज़ एसेंशियल टू सेट अ स्टैंडर्ड टास्क which an average worker will do during a working day. Taylor called it a fair day work. He put together the need for fixing a fair day work as this will prevent the workers from doing work that is much below their capacity. अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं 12-12 घंटे काम कराऊँ अपने एम्प्लॉयज़ से, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी एम्प्लॉय उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मोस्टली आप लोग ने देखा होगा, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑफिसेस हो, मोस्टली हर जगह 8 आवर्स क्या होता है, वर्किंग आवर्स होता है, क्योंकि 8 घंटे तक इंसान काम कर सकता है और वो प्रोडक्टिव काम करेगा। ऐसे नहीं कि वो ज़बरदस्ती काम करेगा। तो इसलिए जो टास्क मैं सेट करूँगी वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि हाँ 8 घंटे काम कराना है तो 8 घंटे ही काम कराऊँ, मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कराऊँ। और उसके बीच में मैं उसे ब्रेक दूँ, अगर उसको ब्रेक की ज़रूरत है, उसको रिलैक्स करना है खुद को, तो वो रिलैक्स करने भी जा सके, लंच ब्रेक दूँ। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को मैनेज करके अपना बिजनेस रन करना है। फोर्थ आता है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जो भी सिलेक्शन और ट्रेनिंग दूंगी, अभी कोई भी मेरा बिजनेस है उसमें जो वर्कर मैं अपॉइंट करती हूँ उसको सिलेक्शन के थ्रू ही अपॉइंट करती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ, फिर उसमें जाकर मैं किसी को सिलेक्ट करती हूँ। तो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी ये दोनों जो है वो साइंटिफिकली होना चाहिए। मैं भेदभाव नहीं करूँगी कि ये मेरे पहचान का है तो मैंने इसका सिलेक्शन किया। वो उतना कैपेबल भी होना चाहिए वो काम करने के लिए, तो ही मुझे उसे सिलेक्ट करना है। The management is required to design the scientific selection procedure so that the right men are selected for the right job. The first step in this scientific selection is determining the job for which the worker are required. After this, the employee are appropriately qualified, trained, experienced, and the level of efficiency for the post is then determined. The employee are selected according to the predetermined standard इन एन इम्पार्शियल वे। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा उसके लिए पहले मुझे ये पता करना है कि
जो मुझे जिसके लिए सिलेक्ट करना है वो काम कौन सा है। फिर वो काम सिलेक्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि अब ये काम के लिए कौन सा इंसान सूटेबल है, कौन से क्वालिफ़िकेशन का इंसान सूटेबल होगा ये काम करने के लिए। अब अकाउंटेंसी है, इसके लिए मैं साइंस का कोई बंदा तो अपॉइंट नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे सीए या अकाउंट्स से कोई कोर्स किया हुआ ही जो इंसान रहेगा उसको मैं अपॉइंट कर पाऊँगी। तो इसके लिए जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं किसी को भी उठा लाऊं। फॉर एग्जांपल मेरे पहचान का कोई है और अकाउंट्स का जॉब वैकेंसी जो है वो खाली है, तो मैं वो उसने साइंस किया है और मैं उसको अकाउंट्स का जॉब दे दूँ क्योंकि वो मेरे पहचान का है, तो ये साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो भी सिलेक्शन मुझे करना है वो साइंटिफिक करना, और जो ट्रेनिंग देनी है वो भी साइंटिफिक ही होनी चाहिए। लास्ट है फिर हमारा आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दैट सपोज फॉर possessing न्यूमरस फोरमैन इन सेपरेट फंक्शनल रूल। अब जो फैक्ट्री मैनेजर होता है ना, उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है प्लानिंग इंचार्ज और एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का मतलब होता है जो प्लान करता है चीज़ों को, और प्रोडक्शन इंचार्ज का मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्शन का काम देखता है। अब प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन आता है? हमारा आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो आता है वो हमारा प्लानिंग में आ जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन देगा कि चीज़ें कैसी करनी है। फिर रूट क्लर्क कि कौन सा रूट फॉलो करके मुझे ये काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट कि मुझे ये काम के लिए कितना टाइम देना है और कितना पैसा लगाना है ये काम करने के लिए। फिर आता है डिसिप्लिनियन। अब इसका मतलब होता है कि मुझे क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है ये काम करते हुए। फिर हमारा आएगा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 होते हैं। पहला होता है स्पीड बॉस जो हमारे स्पीड को देखेगा, फिर होता है गैंग बॉस, फिर होता है रिपेयर बॉस, फिर होता है इंस्पेक्टर। ये लोग क्या करते हैं? ये मेरे प्रोडक्शन के काम को देखते हैं कि मेरे प्रोडक्शन जो है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या स्पीड यूज़ की जा रही है। कहीं रिपेयर, अगर मशीन ख़राब हो रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई बॉस होगा। इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि वो इंस्पेक्ट करेगा मेरे काम को कि मैं कहाँ रॉन्ग कर रही हूँ और कहाँ राइट कर रही हूँ। आगे क्या बोला है? क्लासिकली फैक्ट्रीज हैड जस्ट वन मैनेजर हु वुड मैनेज ऑपरेशंस। दिस मैनेजर or the foreman was the only contact for factory employees. Frederick Wilson Taylor, the distinguished engineer who transformed scientific management during the 19th century, disclosed a scientific defect in this practice. When he recorded all the features a successful supervisor would require, he discerned that no one person could probably have every single one. Therefore the idea of working foremanship was born. इसके कारण जो वर्किंग फोरमैनशिप है वो बॉर्न की गई कि अब क्या हुआ? अब प्रोडक्शन इंचार्ज मेरा अलग है और प्लानिंग इंचार्ज अलग है। अब ये दोनों जो अलग हैं तो मेरा ये इस पे ही ध्यान देगा और प्रोडक्शन वाला अपने प्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देगा। तो इससे मेरा जो काम है वो बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो एक के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, अब 2 जन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। फिर हमारा आता है डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वेजेस मैं दूंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, या बिजनेस में जो भी वेजेस मैं प्रोवाइड करूंगी एम्प्लॉयज़ को, वो फेयर वेजेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं किसी को ज़्यादा और किसी को कम दे रही हूँ, उनके काम के हिसाब से उनको वेजेस मिलना चाहिए। Taylor has advised the adoption of differential wages system in order to motivate the employee. अगर इंसान जो काम कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको उसके काम के मुताबिक जब हम पेमेंट देंगे, उसको वेजेस प्रोवाइड करेंगे, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मैं इतना 8-8 घंटा काम करता हूँ तो उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं। अगर वही वो 8-8 घंटा काम कर रहा है, महीने भर वो अपना पूरा बिना छुट्टी किए काम कर रहा है, और मैं उसको नेक्स्ट मंथ बोलूँ कि नहीं ये मंथ मैं पेमेंट नहीं दूंगी, मैं नेक्स्ट मंथ दूंगी, तो इससे उसका जो काम करने का तरीका होगा, जो वो बिज़नेस में काम करता होगा उसमें प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। वो काम करना कम कर देगा, वो बोलेगा कि मुझे पेमेंट तो दे ही नहीं रही है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं काम भी इतना क्यों करके दूँ उनको। जब मुझे पेमेंट मिलेगा फिर मैं वापस वैसे ही अपना काम स्टार्ट कर दूँगा।
तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन डूइंग द वर्क. इन दिस सिस्टम टू डिफरेंट वेज रेट आर यूज. वन इज़ द हाई वेज रेट एंड अदर इज़ द लो वेज रेट. इसमें दो तरीके के वेज रेट हैं. एक होता है हाई वेज रेट और एक होता है हमारा लो वेज रेट. फिर होता है दिस वर्कर्स who are able to produce the standard number of units within a fixed duration are paid as per the high wage rate. अगर जो मेरे वर्कर हैं वो एबल है प्रोड्यूस करने में जितना मैंने स्टैंडर्ड टाइम दिया, अभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि आपको 1 आवर में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है. अगर वो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है तो मैं उसको क्या करूँगी, हाई वेज रेट दूंगी, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया था उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया. और अगर वो 1000 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करता है 1 घंटे में तो मैं उसको क्या करूँगी, लो वेज रेट के हिसाब से उसको पैसे दे दूँगी. Those workers who are not able to produce the standard time of units within the same time are paid as per the low wage rate. अभी मैंने आप लोग को ये बताया कि अगर वो जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है उतना यूनिट नहीं देता है हमें 1 आवर में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 आवर में 1000 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है, अगर वो नहीं देगा तो उसको लो वेज रेट मिलेगा. As a result, less efficient workers will be motivated to work more and efficient workers will be motivated to maintain their efficiency. तो इससे क्या होगा, जो लेस एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए. वो सोचेगा ना कि जो सामने जो बंदा है जो काम कर रहा है मेरे साथ का ही है, वो 1 घंटे में अगर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता. अगर मैं भी दूंगा तो मुझे भी उसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे. तो इसके लिए जो एम्प्लॉय होता है जो कम काम करता है वो भी मोटिवेट हो जाता है. आई होप सो आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है ये चैप्टर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा. अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. और इस जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसके आपको नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. थैंक यू सो मच.